हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ क्लास 9 की यूनिट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स फूड एंड फूड रिसोर्सेज। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमें पता है जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एक नेसेसरी कंपोनेंट है। It supplies nutrient like carbohydrate, fats, vitamins, minerals and proteins। जो फूड है वो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। हमारी जो बॉडी है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इट प्रोवाइड एनर्जी नीडेड टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जो फूड है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है उन सभी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो हमारी डेली बेसिस पे क्या होती हैं, हमें रिक्वायर होती हैं। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसको डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। प्लांट एज फूड आर नेचर्स गिफ्ट फॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। जो प्लांट है वो एक नेचर का गिफ्ट है सभी एनिमल्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ओनली ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड, दे और कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। अब होता क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं सिर्फ वही अपना फूड खुद से क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं कैसे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से और सनलाइट की हेल्प से हम कैसे ऑर्गेनिक जो फूड है हमारा उसकी फॉर्मेशन करते हैं। जो ऑर्गेनिक फूड है वो क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट्स। हेटेरोट्रोप्स वो होते हैं जो ऑटोट्रोप्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, मतलब फूड के लिए क्या होते हैं, जो ऑटोट्रोप्स हैं उनके ऊपर हेटेरोट्रोप्स डिपेंड होते हैं। ओमनिवर्स क्या होते हैं, अब ह्यूमन्स आर ओमनिवर्स बिकॉज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अब ओमनिवर्स एक टाइप से वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं और जो एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवर्स बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन्स। ह्यूमन्स क्या करते हैं, ह्यूमन्स प्लांट के ऊपर भी फीड करते हैं, मतलब प्लांट को भी खाते हैं। जैसे प्लांट से जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, ह्यूमन्स खाते हैं। और जो एनिमल्स हैं वहाँ से क्या लेते हैं, ह्यूमन्स वहाँ से दूध वगैरह क्या करते हैं, वो अपनी जो डेली जो कंजप्शन है उसके लिए यूज़ करते हैं। द प्लांट ग्रोन इन फील्ड फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट। जो प्लांट ग्रो करते हैं फील्ड में फूड के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्लांट बोलते हैं। ग्रोइंग क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड फॉर फार्मिंग और एग्रीकल्चर। जब हम क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम या तो फार्मिंग बोलेंगे या फिर एग्रीकल्चर बोलेंगे। रियरिंग एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क, दैट्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब क्या होता है, हम जो एनिमल्स हैं उनकी रियरिंग करवाते हैं, किसके लिए, मिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, मीट के लिए और एग्स के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीज़ें कवर करनी है, एक तो क्रॉप और एक एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो है एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन। Animal husbandry is branch of agriculture that deals with the farming and management of domestic animals for their economical utilization। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की, जो कि डील करती है विद द फार्मिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर देयर इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ कैटल्स, जैसे कि काउ, बफेलो, गोट्स, शीप, पिग्स, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग और एक है पोल्ट्री फार्मिंग। अब हम देखते हैं नीड फॉर एनिमल हस्बेंड्री।
To fulfill the increasing need of fast-growing human population for milk, milk product, egg and meat, there is urgent need to bring revolutionary increase in their production. अब होता क्या है, जैसे जो हमारी पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो फूड है उसकी भी जो नीड है वो क्या होगी, डे बाय डे इंक्रीज होगी। तो अब एनिमल हस्बेंड्री को हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है या फिर एग और मीट है, उनकी क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए हम किसको लेके आए, एनिमल हस्बेंड्री को लेके आए। देयर इज अर्जेंट नीड टू ब्रिंग रिवोल्यूशनरी इंक्रीज इन देयर प्रोडक्शन। साइंटिफिक एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन हैव लीड टू व्हाइट रिवोल्यूशन को हम किसके लिए पढ़ते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सिल्वर रिवोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन, और ब्लू रिवोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं इंक्रीज फिश प्रोडक्शन के लिए। मतलब इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम इन रिवोल्यूशंस को क्या करते हैं, रीड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मेक्स अस अवेयर अबाउट द प्रॉपर केयर एंड राइट मैनेजमेंट ऑफ आवर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, हमारे पशु होते हैं। अब क्या होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो हमें क्या करती है, अवेयरनेस प्रोवाइड करती है फॉर प्रॉपर केयर और राइट मैनेजमेंट ऑफ आवर लाइफ स्टॉक। इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ब्रीड ऑफ आवर लाइफ स्टॉक बाई सिलेक्शन एंड क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्या हमें और क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ब्रीड ऑफ आवर लाइफ स्टॉक। किसके द्वारा, बाय सिलेक्शन एंड क्रॉस ब्रीडिंग। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर पर्सन एंड एनहांस इनकम ऑफ द फार्मर। ये क्या प्रोवाइड करती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं पर्सनस को, मतलब जो फार्मर्स वगैरह हैं या फिर जो पीपल्स हैं उनको क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और उनकी जो इनकम है उसके अंदर क्या करती हैं, एनहांस करवाती हैं। अब हम देखते हैं फील्ड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कैटल फार्मिंग फॉर मिल्क प्रोडक्शन। कैटल फार्मिंग हम किसके लिए करते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग हम एग और मीट की प्रोडक्शन के लिए करते हैं। फिश की फार्मिंग हम किस लिए करते हैं, इनलैंड एंड मराइन फिश एज फूड। बी कीपिंग हम हनी के लिए करते हैं और बी वैक्स के लिए करते हैं। और पिग फार्मिंग हम मीट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है कैटल फार्मिंग। पर्पस, सबसे पहले हम देखते हैं पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग इज रेजिंग फॉर कैटल फॉर। जैसे हमें कैटल फार्मिंग की ज़रूरत किस लिए पड़ी, मिल्क, मीट, स्किन एंड एग्रीकल्चर टास्क लाइक टीलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। कार्टिंग क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने वाले जो पशु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिंग बोलते हैं। अब क्या होता है, जो कैटल फार्मिंग है उसको हम एक तो मिल्क के लिए करते हैं, एक मीट के लिए करते हैं, दूसरा जो उनकी जो स्किन्स वगैरह हैं उनको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, उनके लिए भी यूज़ करते हैं। इरिगेशन पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं जो कैटल्स हैं उनको। और जो कार्टिंग वगैरह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम सामान लेके जाते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैटल्स को यूज़ करते हैं। कैटल फार्मिंग इंक्लूड रियरिंग ऑफ काउस, बफेलो, ब्लॉक्स, कैमल्स एंड गोट। जो कैटल फार्मिंग है उसके अंदर इंक्लूड होती है रियरिंग ऑफ काउस, बफेलो, बुलॉक्स, कैमल्स एंड गोट्स। दीज आर ब्रॉडली प्लेस्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे कि मिल्च ब्रीड और डेयरी एनिमल्स। मिल्च ब्रीड कौन सी ब्रीड होती है, मिल्च ब्रीड वो ब्रीड होती है जो फीमेल्स हैं उनका जो मिल्क है उसके अंदर सारे प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी एक ग्रोइंग चिल्ड्रन है, मतलब छोटा बच्चा है, उसके लिए वो क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है उस बच्चे के लिए। द फीमेल ऑफ मिल्च ब्रीड आर केप्ट फॉर मिल्क। मिल्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस। जो मिल्च ब्रीड की जो फीमेल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, उनका जो मिल्क है वो क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का मिल्क होता है, तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उसके लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉथ ब्रीड। इस ब्रीड के अंदर क्या होता है, जो मेल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, प्लोइंग वगैरह के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
इस ब्रीड के जो मेल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो स्पेशली इस ब्रीड के जो मेल्स हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाता है। लाइव स्टॉक रियर्ड फॉर प्लोइंग फील्ड्स एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, जैसे कि हमने पढ़ा प्लोइंग के लिए यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर मेल्स एंड इंक्लूड बुलॉक्स, हॉर्सेस, म्यूल्स। जैसे कि हम पढ़ते हैं खच्चर को हम क्या करते हैं, खच्चर को हम जब भी हमारे घर पे काम वगैरह चलता है तो उससे हम काम करवाते हैं, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कॉमन इंडिजिनस ड्रोथ ब्रीड्स आर नगेरी, हेलिकर और मालवी। अब हम देखते हैं ड्यूल पर्पस ब्रीड और जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। ड्यूल पर्पस ब्रीड्स वो ब्रीड्स होते हैं जिनके जो मेल्स हैं उनके अंदर तो जो ड्रोथ ब्रीड है, जैसे उनके मेल्स के अंदर क्या है, स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा है, तो इनके मेल्स के अंदर क्या है, स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा है। और इनके जो फीमेल्स हैं इस ब्रीड की, उनके अंदर जो मिल्क क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी है। Their males are good as growth animals and females as good milk combs। मतलब इनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती है। मेल्स है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जो फीमेल है उसका जो मिल्क है वो क्या है, कंप्लीट फूड है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है हरियाणा एंड थार पारकर। अब हम देखते हैं ब्रीडिंग ऑफ कैटल। अवर इंडियन मिल्क ब्रीड्स ऑफ काउस प्रोवाइड ऑन एन एवरेज 6 to 8 लीटर मिल्क, वेयर एन एक्सोटिक ब्रीड्स गिव अप टू 60 लीटर ऑफ मिल्क पर डे। एक्सोटिक मतलब क्या होती है, एक हिसाब से हम मान लेते हैं फॉरेन ब्रीड, कोई बाहर की ब्रीड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोटिक ब्रीड बोल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो इंडियन मिल्क ब्रीड है, जो काऊ है, जो इंडियन मिल्क ब्रीड काऊ है, उनकी जो ऑन एन एवरेज जो मिल्क का जो वो है 6 to 8 लीटर है पर डे। लेकिन जो एक्सोटिक मतलब जो बाहर वाली जो ब्रीड है उसका जो दूध की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, उसकी जो पर डे कितनी है, 60 लीटर ऑफ मिल्क है पर डे। द लैक्टेशन पीरियड ऑफ एक्सोटिक ब्रीड इज ऑल्सो लॉन्गर देन अवर इंडिजिनस ब्रीड्स। जो लैक्टेशन पीरियड है मतलब दूध देने का जो टाइम है, जो एक्सोटिक ब्रीड है उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिजिनस ब्रीड्स। जैसे हम मान लेते हैं जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, जैसे जो हमारी काऊ हैं वो क्या करती हैं, 8 से 10 महीने तक दूध देती हैं। लेकिन जो एक्सोटिक ब्रीड है इनका जो लाइफ टाइम है दूध देने का वो क्या है, ज़्यादा होता है। जैसे इनको हम मान लेते हैं ये 2 ईयर्स तक क्या देती हैं, 2 ईयर्स तक क्या देती हैं, दूध देती हैं। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहे हैं, बस हमें इतना पढ़ना है कि जो लैक्टेशन पीरियड है वो एक्सोटिक ब्रीड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिजिनस ब्रीड। However, indigenous breeds are more resistant to disease and are better adapted to Indian conditions। जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस होती हैं डिजीज़ के, और ये क्या कर लेती हैं, अपने आप को बेटरली अडेप्ट कर लेती हैं इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एक क्रॉस ब्रीड बिटवीन इंडिजिनस एंड एक्सोटिक ब्रीड कंबाइंड डिजायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम बोथ। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई हमने, तो ये मान ली हमने इंडिजिनस ब्रीड और ये मान ली हमने एक्सोटिक ब्रीड। अब इंडिजिनस ब्रीड के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके पास जो डिजीज़ रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और जो एक्सोटिक ब्रीड है उसके पास क्या है, उसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है एक तो, और एक क्या है उसके पास, एक उसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है और एक उसकी जो दूध देने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, मतलब वो 60 लीटर्स तक क्या देती है, पर डे दूध देती है। तो अब हमने क्या कराया, इन दोनों जो स्पीसीज़ हैं इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई। क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद क्या हुआ, जो इंडिजिनस मतलब एक हाइब्रिड बना। हाइब्रिड के अंदर क्या हुआ, जो इंडिजिनस वाला जो कैरेक्टर है, जैसे ये क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, और इसका क्या है, एक्सोटिक का, ये लैक्टेशन जो पीरियड है वो ज़्यादा है, और इसकी दूध देने की जो क्षमता है वो क्या है, कैपेसिटी ज़्यादा है। अब जो हाइब्रिड है इसके अंदर क्या है, ये दोनों कैपेसिटीज क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
Following characters are taken into consideration while selecting breeds. क्रॉस ब्रीडिंग, लैक्टेशन पीरियड को देखते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड को देखते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस को देखते हैं और अडेप्टेबिलिटी देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग है नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इन्वॉल्व्स, सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड। इट इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनस काउज विद द बुल्स ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग फॉरेन ब्रीड्स बाय मेटिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इंडिजिनस काउज हैं उनकी हम ब्रीडिंग करवा देते हैं बुल्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, It is injecting the semen obtained from the desired bull into the genital tract of the desired cow। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक जो बुल है उसको सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ किसके, एक तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एक उसके अंदर पावर ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, ये जो कैरेक्टर्स थे, मतलब उस बुल से हमने क्या ले लिया, उसका सीमन ले लिया और उसको क्या कर दिया, जो वजाइना है डिजायर्ड काउ की, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको इंजेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूड हैं, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीमन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए हेल्दी मील ऑफ मिल्क ब्रीड। फिर हम क्या करते हैं, इसकी प्रिजर्वेशन करते हैं सीमन्स की बाय डीप फ्रीजिंग और केमिकल मेथड से। फिर हम क्या करते हैं, जो सीमन है उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फीमेल वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम देखते हैं फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड शेल्टर, ग्रूमिंग एंड फूड रिक्वायरमेंट ऑफ कैटल। सबसे पहले हम देखते हैं शेल्टर फॉर कैटल्स। प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर डेयरी एनिमल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट सन, रेन, एक्सट्रीम वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो कैटल वगैरह हैं हमारे, उनके लिए एक प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि हॉट से, सन से, रेन से और एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस हैं उनसे। एडिक्वेट हाउसिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स प्रोवाइड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी मिल्क एंड प्रॉपर डिजीज कंट्रोल। अगर हम हमारे जो डेयरी एनिमल्स हैं उनको एक अच्छी जगह देंगे तो वहाँ से हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, मतलब मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एक मतलब जो डिजीज़ कंट्रोल है वो होगा, मतलब उनको डिजीज़ होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रूमिंग ऑफ कैटल। कैटल रिक्वायर रेगुलर बर्शिंग एंड क्लीनिंग। जो कैटल हैं उनके लिए हमें रेगुलर बर्शिंग और क्लीनिंग, मतलब उनको नहलाना वगैरह चाहिए डेली। इट रिमूव डस्ट, लूज हेयर एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स। इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे जो कैटल्स हैं उनके ऊपर से जो डस्ट वगैरह पार्टिकल हैं, जो लूज हेयर्स हैं और जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ग्रूमिंग इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्प्रूव हेल्थ ऑफ द एनिमल। जो ग्रूमिंग है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देती है और इम्प्रूव करती है हेल्थ ऑफ द एनिमल्स। प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड बफेलो आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड हेल्थ एंड हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जो प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटीज़ हैं काऊ के लिए और बफेलो के लिए, वो किसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं, गुड हेल्थ के लिए और हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड रिक्वायरमेंट ऑफ कैटल। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स, ये दो टाइप के होते हैं, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। द फूड विच इज़ नीडेड फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। वो फूड जो हमें नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, दिस फूड विच इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। ये हमें कब रिक्वायरमेंट होती है, लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरेशन में रिक्वायर्ड होता है। कैटल फीड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप, डेट इज़ रफेज एंड कंसनट्रेट। सबसे पहले हम देखते हैं रफेज। रफेज क्या होता है, ये क्या करता है, फॉर्म मतलब बनाता है बल्क ऑफ कैटल फूड को। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइब्रस सब्सटेंस और इसके अंदर लो न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट होता है। सेकंड है कंसनट्रेट। कंसनट्रेट के अंदर क्या होता है, कंसनट्रेट इज़ लो इन फाइबर्स बट कंटेन रिलेटिवली हाई प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। जो इसके अंदर फाइबर कंटेंट है वो कम होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन जो कंटेंट है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं डिजीज़ एंड हेल्थ केयर ऑफ कैटल। द डिजीज़ ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स, जैसे डिजीज़ कॉज बाय पैरासाइट्स, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़।
अब डिजीज कोज बाय पैरासाइट, जो पैरासाइट्स हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटरनल मतलब अंदर। एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन स्किन एंड कोज मैनी स्किन डिजीज। एक्सटर्नल पैरासाइट्स कहाँ पे रहते हैं? स्किन के ऊपर रहते हैं और बहुत सारी स्किन डिजीज को कोज कर देते हैं, जैसे कि टिक और लाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं? वॉर्म्स वगैरह होते हैं जो कि विद इन द एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सर्वाइव करते हैं और ये अफेक्ट करते हैं हमारे उनके स्टमक या फिर इंटेस्टाइन को। तो इनके अंदर कौन सी डिजीज़ होती है? लीवर फ्लूक, जो कि लीवर के अंदर डैमेज कोज कर देता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं। These diseases are caused by pathogens such as bacteria, viruses, fungi and protozoans। ये जो डिजीज़ हैं ये कोज कौन करते हैं? पैथोजेंस कोज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए और प्रोटोजोन्स हो गए। इसके एग्जाम्पल हैं काउपॉक्स और रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती। These are caused by deficiency of nutrients and malfunctioning of body organs। ये किससे स्प्रेड होती हैं? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और जो मालफंक्शनिंग हो जाती है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, उसकी वजह से क्या होती हैं? जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होती हैं। सिम्टम्स: एनिमल बिकम इनएक्टिव एंड स्टॉप ईटिंग फूड। जो एनिमल है वो इनएक्टिव हो जाता है और वो फूड को खाना क्या कर देता है? बंद कर देता है। ये स्लोली मूव करते हैं, इट मूव स्लोली। इट में पास लूज डंग एंड कलर्ड यूरिन। ये लूज डंग को क्या करते हैं? फिर प्रोड्यूस करते हैं और जो यूरिन है वो क्या होगा? कलर्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कैटल डिजीज। दिस शेल्टर शुड बी स्पेशियस, एयरी, वेल इल्यूमिनेटेड एंड शुड बी मेंटेन्ड क्लीन। जो शेल्टर है वो स्पेशियस होना चाहिए, एयरी होना चाहिए और वेल इल्यूमिनेटेड होना चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है एंटर ऑफ फ्लाइज, टिक्स, माइट्स, रैट्स शुड बी कंट्रोल। जो फ्लाइज वगैरह हैं, टिक्स वगैरह हैं, माइट्स वगैरह हैं, उनकी जो एंटरिंग है उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। वैक्सीनेटेड एट रेगुलर इंटरवल शुड बी प्रैक्टिसाइज। जो कैटल वगैरह हैं उनको एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड आइसोलेशन ऑफ सिक एनिमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेस्ट वगैरह है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए और जो सिक एनिमल हैं उनका क्या करना चाहिए? आइसोलेशन वगैरह, मतलब आइसोलेट वगैरह क्या, उनको जल्दी से जल्दी क्या करवाना चाहिए? ठीक करवाना चाहिए। ये क्या है? सबसे ज़रूरी फैक्टर्स हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।